हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ये YouTube चैनल पूरी तरह से यूपीएससी के वैसे छात्रों के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है, जिनका वैकल्पिक विषय इतिहास है। और इस YouTube चैनल पर इतिहास वैकल्पिक विषय के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ विगत 15 वर्षों के प्रश्न पत्र भी डिस्कस कराए जाएंगे। तो आइए आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हमें लेक्चर नंबर 7 पे बात करनी है और लेक्चर नंबर 7 में आज हमने एक टॉपिक चूज किया है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, वहां हमने सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर बात करेंगे। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं यहाँ, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण की बात कर रहे हैं, मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक बार मैं आपको और रिमाइंड करा दूं कि इस पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पे इतिहास वैकल्पिक विषय का कोर्स चैप्टर, टॉपिक और सब टॉपिक बेस्ड लेक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, जो आपके सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही उपयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर बिना समय की चिंता किए वो 40 मिनट्स का भी लेक्चर हो सकता है या 1.5 आवर का भी हो सकता है। हम किसी भी एक टॉपिक के किसी एक सब टॉपिक को उठाते हैं और उस पर डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। तो ये इस तरह का जो डिस्कशन है वो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो उपयोगी होता ही है, साथ ही साथ जो बच्चे महाविद्यालयों में इतिहास पढ़ रहे हैं या विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक धार्मिक जीवन की बात करेंगे। देखो, आमतौर पे अपनी क्लासेस में हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के कुछ पक्षों का अध्ययन कर लेते हैं, जो वैकल्पिक विषय की कक्षाएं होती हैं। लेकिन मात्र कुछ पक्षों का अध्ययन भर कर लेने से आप यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का बहुत ही सटीक उत्तर नहीं लिख सकते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में किसी भी छात्र से अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ उत्तर तो होगा ही। अब लगभग वो 40-50 शब्द लिख सकता है कम से कम। लेकिन क्या है कि जब हम अपने उत्तर को लिख रहे हैं तो उसमें जितने ज़्यादा डायमेंशंस मतलब आयाम, और अगर वो डायमेंशंस हमारे बहुत ही बेहतरीन हो, है ना, तो फिर हमारे नंबर पाने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो आज देखिए, मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का पूरा विश्लेषण एक अलग तरीके से चर्चा करूंगा और इस चर्चा के बाद आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में सक्षम होंगे जो खास तौर से इस पक्ष से संबंधित होगा। तो देखो, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो पहली चीज जहां आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी जो भी जानकारी है, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, उस जानकारी का स्रोत क्या है। तो हमारी सभी प्रकार की सूचनाओं का जो स्रोत है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। ये बात आपको सबसे पहले दिमाग में रखनी है। साहित्यिक साक्ष्य स्रोत क्यों नहीं है? साहित्यिक साक्ष्य महत्वपूर्ण स्रोत क्यों नहीं है? क्योंकि जो साहित्यिक साक्ष्य या लिपि मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन कुछ साहित्यिक साक्ष्य हमें जानकारी देते हैं, लेकिन वो साहित्यिक साक्ष्य दूसरी सभ्यताओं के हैं। जैसे इसके पहले के क्लास में आर्थिक जीवन में मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया से जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिला है उससे हमें दिलमन, मगन और मेलुहा की जानकारी मिलती है। जहां मेलुहा का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वो तो अभिलेखीय साक्ष्य है, साहित्यिक स्रोत है, लेकिन वो साहित्यिक स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में साहित्यिक स्रोत जो है ये महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है हमारी जानकारी के। हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और इन पुरातात्विक साक्ष्यों में कला के, यानी कि आर्ट के कुछ नमूने, कुछ फॉर्म्स हमें पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। और ये छोटे नमूने हैं, आर्ट के, कला के छोटे नमूने हैं जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। जैसे इन छोटे नमूनों की अगर मैं बात करूं तो ये छोटे नमूने मोहरें हो सकती हैं, ये छोटे नमूने सील्स हो सकते हैं, मोहरें हो सकती है,
ये छोटे नमूने मृदभांड हो सकते हैं। अच्छा, मोहरे और जो मृदभांड हैं इन पर कुछ चित्रांकन होता है, पेंटिंग होती है, या मोहरों पर कुछ इम्प्रेशंस होते हैं, चित्र होते हैं, और वो पेंटिंग और वो जो इम्प्रेशंस है उसको देखकर हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से इस छोटे प्रकार के साक्ष्य में एक और साक्ष्य की स्थिति उभरती है जिसे हम एमुलेट्स कहते हैं। एमुलेट्स का मतलब हो गया ताबीज या लॉकेट जैसी कोई चीज, है ना, जो आज भी लोग गले में डालते हैं और उससे उनका किसी तरह का धार्मिक विश्वास भी जुड़ा होता है। तो ऐसे एमुलेट्स भी मिले हैं, पॉटरीज मिली है, मृदभांड मिली है, जिनकी मैं बात कर चुका हूं। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्यों में जैसे कहीं से कोई जार मिल गया, जार के अंदर ह्यूमन स्कल, मानव की खोपड़ी मिल गई, है ना। इसके अलावा मान लो कहीं से हमें फायर ऑल्टर्स या अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिल गए। तो इस तरह के छोटे 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 नमूने प्राप्त हुए हैं और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास हैं। अब हमारे पास ये कला के जो छोटे छोटे नमूने हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हैं, इन्हीं कला के नमूनों से जो कुछ भी रिफ्लेक्ट होता है, जो कुछ भी प्रतिबिंबित होता है, जो भी संकेत हमें प्राप्त होता है, उसका विश्लेषण करके हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अपनी जानकारी इकट्ठी करते हैं। कहीं लिखा नहीं गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के चरण में धार्मिक जीवन इस प्रकार का था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन के संबंध में हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो मुख्य रूप से कैसे प्राप्त हुई है, तो कला के विभिन्न रूपों से ही प्राप्त हुई है। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का हम अध्ययन करेंगे तो एक बात हमें समझना है कि यहाँ पर कला और धर्म ये दोनों बहुत ही गहरे रूप से संबद्ध है। दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। कला और धर्म दोनों गहरे रूप से संबद्ध है। जैसे यहाँ तस्वीरों में कला के कुछ नमूने हमारे सामने हैं। जैसे ये स्टोन स्टैचू है, पत्थर की बनी हुई एक मूर्ति जिसे लोकप्रिय रूप से प्रिस्ट किंग या पुरोहित राजा कहा जाता है। तो इसके आधार पर हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, सांकेतिक विश्लेषण कर सकते हैं। इसी तरह से ये सब बहुत ही लोकप्रिय साक्ष्य हैं जिनसे आप परिचित होंगे। ऐसे यहाँ पे डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो से मिली है, या फिर ये एक महिला है ना की आकृति है मिट्टी की बनी हुई और वो अनाज जो है उसको पीस रही है। वैसे यहाँ पे मदर गॉडेस है, मातृदेवी की प्रतिमा है। ऐसे ही हमें एक सील या मुहर से इस तरह के एक देवता का चित्र प्राप्त हुआ है जो जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। ऐसे ही हमें सील से जो चित्र सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, जो इंप्रेशन सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, वो यूनिकॉर्न का है। और ये यूनिकॉर्न भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धर्म के बारे में बताता है। ठीक वैसे ही ये ट्री डेइटी कहा जाता है, वृक्ष की देवी। इसके बारे में भी मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा और इस तरह के और भी थोड़े बहुत साक्ष्य हमारे पास हैं। तो कला के ये जो नमूने हैं यही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण संकेत या महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन को समझने के लिए कला को भी समझना बहुत ही आवश्यक है, और कला और धर्म गहरे रूप में एक दूसरे से संबद्ध है। तो जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखिए तो उसके इंट्रोडक्शन में ही ये बात आप बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन को समझने में पुरातात्विक साक्ष्यों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और यहाँ कला और धर्म दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से संबद्ध है। हमारी जो भी जानकारी है ना, वो इन्हीं के सांकेतिक विश्लेषण पर आधारित है। तो इससे क्या होता है कि पिक्चर क्लियर हो जाता है कि अगर मैं आपके आंसर्स को इवेल्युएट कर रहा हूं तो मैं इस बात को समझ लूंगा कि इस टॉपिक की गहराई से समझ आपको है। अब देखो क्या है, आमतौर पे क्लासरूम डिस्कशंस में हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन को समझने में केवल कुछ 8 to 10 पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो क्लास में लिखवाया जाता है। यकीन मानिए वो सफिशिएंट नहीं है। मात्र उतना पढ़ लेने भर से आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो टॉपिक्स को थोड़ी गहराई में समझना पड़ेगा। तो आइए टॉपिक के कुछ आयामों को
कुछ डायमेंशंस को मैं आपके सामने एक्सप्लोर करता हूं। तो इस टॉपिक के विविध आयाम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमें विविध आयामों की समझ होगी, हम क्या करेंगे, विविध आयामों की समझ। पहली जरूरत है कि उस टॉपिक के विविध आयामों की समझ हो, और फिर हमें क्या करना है, कला से जो संकेत प्राप्त होते हैं उनके सांकेतिक विश्लेषण को समझना है। और जैसे ही इन दोनों बिंदुओं को आप समझते हैं तो आपके अंदर इस टॉपिक से जुड़ी हुई इतिहास दृष्टि की समझ अपने आप विकसित हो जाएगी। तो आम तौर पे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स का हिस्सा केवल ये पक्ष होता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमें विविध आयामों की समझ भी विकसित करनी पड़ेगी और सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में इतिहास दृष्टि से जुड़ी हुई एक समझ भी विकसित करनी पड़ेगी। तो स्टेप 1 जो है, पहले हम स्टेप 1 की तरफ जाते हैं, विविध आयामों की समझ। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए विविध आयाम, डिफरेंट डायमेंशंस कौन कौन से हैं। देखो, पहली चीज, कुछ क्वेश्चंस को, चूंकि मैं ऑप्शनल की क्लास में ये मान के चलता हूं कि आपने जनरल स्टडीज में हिस्ट्री पहले से पढ़ा हुआ है और ये ज़रूरी भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी ऑप्शनल अगर आपको हिस्ट्री ऑप्ट करनी है तो उसके पहले आप जीएस फाउंडेशन कोर्सेज में हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। अदरवाइज अगर आप इस उम्मीद के साथ ऑप्शनल पढ़ना शुरू करेंगे इससे मेरी जीएस की तैयारी भी हो जाएगी, तो उससे ध्यान रखिएगा, एक खतरा होगा। और वो खतरा क्या होगा कि आप ऑप्शनल को जीएस की दृष्टि से पढ़ने लगेंगे तो आपका ऑप्शनल क्या हो जाएगा, फैक्ट से ओवरलोडेड हो जाएगा, तथ्यों की अधिकता हो जाएगी और फिर आप उस मूल भावना से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो देखो, पहला आयाम जो है वो क्या है। पहला आयाम ये है कि जैसे आज हम धर्म के स्वरूप को देखते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में धर्म का जो स्वरूप है वो कैसा हो चुका है, संस्थागत हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल हो चुका है। वर्तमान में धर्म का जो स्वरूप है वो बड़ा ही भव्य, विराट या वृहद स्वरूप है। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता के काल में धर्म का स्वरूप ऐसे ही वृहद था, विराट था, संस्थागत था? ये पहला सवाल। जैसे हम इतिहास पढ़े तो जैसे ही हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, तुलना करके पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। जैसे मैंने कहा, आपने इतिहास में गुप्त काल के बारे में जीएस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसके अलावा महाजनपद काल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो आपने देखा कहीं पे बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, एक संस्थागत रूप ले चुका है। जैन धर्म बहुत लोकप्रिय है, संस्थागत रूप ले चुका है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं मिलती हैं, मूर्तियां मिलती हैं, स्तूप मिलते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर मिलते हैं, हिंदू धर्म दर्शन जैसी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, बड़े मंदिर हों, बड़े स्तूप हों, तो हम कहेंगे कि वो धर्म का स्वरूप कैसा हो चुका है, संस्थागत हो चुका है, विराट हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल हो चुका है, मॉन्यूमेंटल हो चुका है। तो क्या धर्म का ऐसा स्वरूप उस दौर में था, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में था? या फिर प्राचीन भारत में हम देखते हैं तो बहुत सारे राज्यों की स्थिति किस रूप में है, हिंदू राज्य के रूप में स्थिति है, जहाँ पे जो हिंदू धर्म है उसकी प्रधानता है, पुरोहितों की महत्ता है, राज्य सार्वजनिक यज्ञ कर रहा है, राजा सार्वजनिक यज्ञ कर रहा है, यज्ञ एक पब्लिक सेरेमनी की तरह है। ऐसे आप मिडिवल एज में आके देखेंगे तो इस्लाम धर्म का महत्व बढ़ गया है, राज्य धर्म तंत्रीय हो गया है, थियोक्रेटिक हो चुका है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में दिखती है? तो इसका उत्तर क्या है? अगर मैं कहूं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का स्वरूप संस्थागत या वृहद था, इंस्टीट्यूशनल था? क्या धर्म का स्वरूप संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल था? क्या धर्म का स्वरूप मॉन्यूमेंटल था, वृहद था? तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में कोई थियोक्रेटिक स्टेट या धर्मतांत्रिक राज्य जैसी व्यवस्था
थियोक्रेटिक स्टेट जैसी व्यवस्था विद्यमान थी? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। तो जब आप इतिहास में खासतौर से ये चैप्टर्स पढ़िए तो क्या था और क्या नहीं था, दोनों ही पक्षों पे गौर करिए। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, एक सेंट्रलाइज स्टेट की अवधारणा को आप मानते हैं? इसके पहले मैं बता चुका हूं कि एक केंद्रीकृत राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता में एक केंद्रीकृत राज्य या निरंकुश राजतंत्र की स्थिति को नहीं स्वीकार किया जा सकता। हालांकि एक प्रशासनिक व्यवस्था था, प्रशासनिक ढांचा था, लेकिन वो किसी निरंकुश राजतंत्र के अधीन था, ये बात हम नहीं कह सकते। उस प्रशासनिक ढांचे में सोपान क्रमिक व्यवस्था क्या थी, कहां से रेगुलेट होता था, अधिकारियों के कितने स्तर थे, इस बात की हमें जानकारी नहीं है। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई केंद्रीकृत राज्य जैसी व्यवस्था नहीं थी, निरंकुश राजतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं थी। हाँ, एक अधिकारी वर्ग था, बट उस अधिकारी वर्ग की सोपान क्रमिक व्यवस्था कैसी थी ये हम नहीं कह सकते। तो और साथ ही साथ क्या सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े और विशाल मंदिरों की स्थिति प्राप्त होती है? बिग टेम्पल्स, बड़े और विशाल मंदिर। तो आप कहोगे नहीं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल, बिग पैलेसेस, ये प्राप्त होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही विशाल मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? विशाल मूर्तियां जो देवी देवताओं से संबंधित हैं? आंसर है नहीं। तो देखो, जब सिंधु घाटी सभ्यता में केंद्रीकृत राज्य, निरंकुश राजतंत्र नहीं था, बड़े और विशाल मंदिर नहीं थे, विशाल महल नहीं थे, बिग स्टैच्यूज, विशाल मूर्तियां नहीं थी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि धर्म का स्वरूप संस्थागत था? क्या कोई धार्मिक पुस्तक हमें मिली है? नहीं। तो धर्म का स्वरूप संस्थागत नहीं था, बृहद नहीं था, धर्मतांत्रिक राज्य जैसी संकल्पना नहीं थी। लेकिन हाँ, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे जो पीपीटी डिस्प्ले किया था, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टोन स्टैचू है, पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। इसे लोग प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको प्रीस्ट किंग कहना, पुरोहित राजा कहना बहुत ही तर्कसंगत प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसे पुरोहित राजा कह देना, पुरोहित राजा या प्रीस्ट किंग कह देना बहुत तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राजा तब होगा ना जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा, पुरोहित तब होगा जब धर्म का स्वरूप बृहद होगा। तो पुरोहित राजा कहने में भी क्या है, कठिनाई है। तो ये बात समझिए कि जो हमारे पास आंसर्स हैं धार्मिक जीवन के, वो सांकेतिक और संभावित है, बहुत ही निश्चित नहीं है। तो पुरोहित राजा कहने में भी क्या है, कठिनाई है। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक जो दूसरी मूर्ति प्राप्त होती है वो किसकी है? डांसिंग गर्ल की। दूसरी ये जो मैंने बताया, इसमें ये जो है ये क्या है? डांसिंग गर्ल है। तो ये जो डांसिंग गर्ल की हमें मूर्ति प्राप्त हुई है, देखिए यहां पे जो डांसिंग गर्ल है, इस डांसिंग गर्ल को देख के हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में और धर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। ये जो मदर गॉडेस है, मातृदेवी की बनी हुई प्रतिमा है मिट्टी की, इससे भी हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में समझने के लिए ये जो स्मॉल स्केल आर्ट है, देखो ये बहुत बिग स्टैच्यू नहीं है, आगे मैं इसके फीचर्स पे बात करूंगा। तो ये जितने आर्ट के फॉर्म्स हैं, कोई सील सीलिंग्स है, उस पर प्राप्त इंप्रेशंस है, कोई पत्थर की बनी हुई छोटी सी मूर्ति है, कोई टेराकोटा की बनी हुई छोटी सी मूर्ति है ना, कोई ब्रॉन्ज की बनी हुई कांसे की छोटी सी प्रतिमा है। तो ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, ये कैसे आर्ट फॉर्म्स हैं? ये सारे के सारे स्मॉल स्केल आर्ट फॉर्म्स हैं। और जब मैं स्मॉल स्केल आर्ट फॉर्म्स कहूं, इसका मतलब है छोटे आकार के कला के विभिन्न रूप हैं। तो हमारे सामने पुरातात्विक साक्ष्य में छोटे आकार के कला के विभिन्न रूप प्राप्त हुए हैं, स्मॉल स्केल आर्ट फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं। इसमें कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं पहले भी बता चुका हूं। एक आर्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे? मोहरें, स्टील्स। एक को हम क्या कहेंगे? मृदभांड यानी कि पॉटरीज, क्योंकि मृदभांड पे भी क्या होता है, कुछ इंप्रेशंस होती हैं।
ऐसे ही हमारे पास पत्थर के बनी हुई छोटी मूर्तियां हैं, स्मॉल स्टोन स्टैच्यूज हैं, पत्थर की बनी हुई छोटी मूर्तियां हैं, पत्थर की बनी हुई छोटी। इसी तरह से हमें टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे ही मैंने कहा एम्युलेट्स, एम्युलेट्स का मतलब ताबीज या लॉकेट जैसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये सब छोटे मोटे कला के स्वरूप हैं और इन्हीं के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के स्वरूप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आगे जो मैं बताऊंगा उसको देख के ये स्पष्ट हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म है, ये धर्म का स्वरूप कैसा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का स्वरूप कैसा रहा है, तो पॉलीसेंट्रिक रहा है। इसको हम हिंदी में कहेंगे बहुकेंद्रित रहा है। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म का स्वरूप है ये प्लूरलिस्टिक भी रहा है। प्लूरलिस्टिक का मतलब हम कहेंगे कि बहुलवादी, ये बहुलवादी स्वरूप भी रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म का स्वरूप है इसमें सेंट्रल की जगह जो रीजनल या कम्युनिटी बेस्ड रिलीजियस लैंडस्केप जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हम रीजनल और कम्युनिटी बेस्ड लैंडस्केप कह रहे हैं इसका मतलब हो गया क्षेत्रीय एवं समुदाय आधारित धार्मिक परिदृश्य, क्षेत्रीय और समुदाय आधारित धार्मिक परिदृश्य अधिक महत्वपूर्ण है। अब जब मैंने ये बात कही कि सेंट्रलाइज्ड नहीं है, केंद्रीकृत नहीं है, क्षेत्रीय और समुदाय आधारित धार्मिक परिदृश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिनको आपको अपने आंसर में यूज करना है कि धर्म का स्वरूप केंद्रीकृत नहीं है, ये कैसा है, बहुकेंद्रित है, बहुलवादी है, क्षेत्रीय और समुदाय आधारित धार्मिक परिदृश्य है। तो देखो ये शब्द तो हम यूज कर लेंगे लेकिन इन शब्दों को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में रिलीजन या धर्म जब आप पढ़ेंगे तो पुस्तकों में कुछ टर्म्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो उन बेसिक टर्म्स का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक शब्द आपको मिलेगा ज़ोमॉर्फिज्म, एक शब्द जो मिलेगा वो है टोटेमिज्म, एक शब्द जो मिलेगा वो है एंथ्रोमॉर्फिज्म। और जब हम आंसर लिखेंगे तो इन शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, ज़ूमॉर्फिज्म, टोटेमिज्म, एंथ्रोमॉर्फिज्म। बेहतर होगा कि इन शब्दों को आप देवनागरी में लिख दें, जैसे जूमॉर्फिज्म ऐसा आपने लिख दिया, या एंथ्रोमॉर्फिज्म अपने आंसर में एंथ्रोमॉर्फिज्म, तो ये आप बेहतर मार्क्स फेच कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। जैसे जूमॉर्फिज्म है इसको हम पशु आकृतिकरण कहेंगे, एंथ्रोमॉर्फिज्म है इसे मानव आकृतिकरण कहेंगे, है ना। तो देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक इंग्लिश के शब्द के, अंग्रेजी के शब्द के हिंदी में कई सारे अर्थ होते हैं। तो कई बार ये भी संभावना बनती है कि आपकी आंसर का एवेल्युएशन को इंग्लिश मीडियम का टीचर कर रहा हो और उसे हिंदी आती हो, लेकिन वहां पे उस वर्ड को, उस शब्द को देखने पर उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो ये शब्द जब हम अपने आंसर्स में यूज करते हैं तो हमारे आंसर्स को विशिष्ट बनाते हैं। लेकिन अगर हमने देवनागरी में लिखा तो ध्यान चला जाएगा कि अच्छा हम एंथ्रोमॉर्फिज्म या टोटेमिज्म या जोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने हिंदी में लिख दिया मानव चित्रण, पशु आकृतिकरण, मानव आकृतिकरण, तो कई बार पढ़ने में ध्यान नहीं जाता है एग्जामिनर का। तो आप पता चला आपने पॉइंट तो बड़े अच्छे लिखे हैं लेकिन सामने वाला ध्यान से उसको पढ़ ही नहीं पाया, है ना। कई बार बच्चों की जो हैंड राइटिंग होती है वो भी डिफर करती है, लिखने का स्टाइल और पैटर्न भी अलग होता है, तो कई बार ध्यान नहीं जाता है तमाम सावधानियों के बावजूद। तो पहले मैं आपको इन शब्दों का मतलब बता दूं, फिर आप मतलब आर्ट फॉर्म्स को, जब मैं आर्ट फॉर्म्स के एनालिसिस पे आऊँगा तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ज़ूमॉर्फिज्म को हिंदी में कहते हैं पशु आकृतिकरण, इसका हिंदी अर्थ है पशु आकृतिकरण,
पशु आकृतिकरण, ज़ूमॉर्फिज्म, पशु आकृतिकरण। तो पशु आकृतिकरण क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है ना? यानी कि जब हम किसी भी चीज को पशु के रूप में दिखलाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? ज़ूमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम पशु के रूप में दिखलाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एनिमल, तो दैट इज कॉल्ड ज़ूमॉर्फिज्म। वही क्या है? ज़ूमॉर्फिज्म है। ठीक है, यानी हो सकता है किसी वंश का संकेत पशु के रूप में दिखलाया जाए। जैसे मान लो हम किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, ठीक है, अब हम पुराने ज़माने की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक लोकल एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में हम सब लोग रह रहे हैं, 200 लोगों का परिवार है। तो ये हमारा एक क्लैन हो गया, वंश हो गया। और हो सकता है कि ये जो हमारा क्लैन और वंश है, इस क्लैन और वंश को दिखाने के लिए, सांकेतित करने के लिए हमने किसी पशु आकृति का प्रयोग कर लिया। और मान लो कि हमें वो पशु आकृति, मान लो कि हमें लगा कि भाई ये पशु आकृति क्या हो सकती है? लायन हो सकती है। ये लायन जैसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, लेकिन आप समझ लो ये लायन ही है ना? तो मान लो कि ये पशु आकृति क्या हो गई? हमें लायन, लायन है क्या? देखने में लग रहा है? नहीं। तो मान लेते हैं कि हमने क्लैन या वंश, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पशु आकृति को चूज कर लिया, लायन को, है ना? तो उसको देखते ही, जैसे आजकल हॉलीवुड की फिल्मों में देखता हूं मैं कि जो गैंगस्टर होते हैं वो टैटू बनवा लेते हैं, है ना? तो एक गैंग के लोग जो होते हैं वो कोई ना कोई पशु आकृति या कुछ ऐसा टैटू में बनवा लेते हैं, जिससे पता लगता है कि हाँ वो एक ही गैंग के हैं। तो पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट वही था, ज़ूमॉर्फिज्म। किसी क्लैन या किसी खास आइडिया, खास विचार को मानने वाले लोग हैं, किसी खास आइडिया या खास विचार को मानने वाले लोग हैं। और इस चीज को सांकेतिक करने के लिए इन्होंने क्या किया? किसी पशु आकृति का निरूपण कर लिया, रिप्रेजेंटेशन कर लिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? ज़ूमॉर्फिज्म। या हो सकता है कि किसी खास समूह के लोग हों और वो किसी दैवीय शक्ति में, डिवाइन पावर में विश्वास करते हों। तो जितने लोग उस डिवाइन पावर में विश्वास करते हैं, तो जो डिवाइन पावर है, दैवीय शक्ति, डिवाइन पावर या दैवीय शक्ति, उसको संकेतित करने के लिए कोई क्या किया? पशु आकृति का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, सांकेतित प्रदर्शन कर लिया। इस बात की संभावना है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? ज़ूमॉर्फिज्म। मेरी बात समझे? ज़ूमॉर्फिज्म, पशु आकृतिकरण, यही कहा जाता है। यानी इस पशु आकृतिकरण से क्लैन, वंश। अच्छा, मान लो टाइगर, अगर हम टाइगर, इसका मतलब क्या है कि हमारा वंश या हमारी जाति कैसी है? लड़ाकू प्रवृत्ति है। यानी हम किस चीज को दिखला रहे हैं? स्ट्रेंथ को दिखला रहे हैं, शक्ति को दिखला रहे हैं। हो सकता है कोई क्लैन या कोई वंश ऐसा हो जिसमें पढ़ने पढ़ाने वाले लोग रहे हो, तो वो विजडम को दिखाना चाहते हो, तो वो विजडम के लिए किसी दूसरे एनिमल को, जैसे विजडम के लिए आमतौर पे हम एलिफेंट या हाथी से विजडम को संकेतित करते हैं, है ना? तो कोई क्लैन, कोई आइडिया विजडम को दिखाता हो तो संकेत में किसको चुन सकता है? एलिफेंट को चुन सकता है। तो इसे ही हम कहते हैं क्या? पशु आकृतिकरण, ज़ूमॉर्फिज्म। अब ये शब्द समझना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स मिली हैं, मुहरें मिली हैं, उन मुहरों पे सबसे ज्यादा अगर चित्रांकन किसी चीज का हुआ है या कोई इंप्रेशन हमें मिला है, तो वो किस चीज का मिला हुआ है? यूनिकॉर्न का। यानी मोहरों पे सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं लगभग 3/4 से भी ज्यादा, 3/4 से भी ज्यादा अगर किसी चीज का चित्रांकन है तो वो ये यूनिकॉर्न है। इमेज आप देख पा रहे हैं, ये यूनिकॉर्न। 3/4 से भी ज्यादा मोहरों पे इसी पशु का चित्रांकन है ना, यूनिकॉर्न का। तो क्या इस बात की संभावना नहीं बनती है कि ये पशु ज़ूमॉर्फिज्म जैसी किसी अवधारणा को दिखाता हो? ज़ेबू बुल, ज़ेबी बुल, बुल, हम्प्ड बुल, ज़ेबू बुल, फिश जैसी, है ना, आकृतियों का चित्रांकन मिलता है। टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, है ना, इन सब आकृतियों का चित्रांकन मिलता है। तो देखो हमें क्या करना है, कहीं लिखा तो नहीं गया है ना, टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, राइनो हुआ, है ना, तो कहीं लिखा नहीं गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म का स्वरूप कैसा था। तो अगर हमें आर्ट फॉर्म्स पे, स्मॉल आर्ट फॉर्म्स पे ऐसे पशुओं की आकृतियों का चित्रण मिलता है,
तो क्या इससे एक पशु आकृतिकरण या ज़ूमॉर्फिज्म जैसी संकल्पना अस्तित्व में रही होगी? इस बात का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है ना, कि ज़ूमॉर्फिज्म जैसी कोई चीज रही होगी। ठीक है, इसी तरह से, यानी ज़ूमॉर्फिज्म शब्द आपको समझ में आया, इसको हम आगे यूज करेंगे। इसी तरह से एक दूसरा शब्द मैंने आपको बताया था यहां, ये क्या था? टोटेमिज्म। तो टोटेमिज्म क्या है समझो, ये भी बहुत आसान है। टोटेमिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी कबीले, ट्राइबल ग्रुप या किसी क्लैन, किसी वंश से जुड़े हुए लोग, आज भी होता है ये, गांवों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि 10-20 घर ऐसे होंगे कि उनका कुल देवता एक अलग होगा, या एक गांव में रहने वाले लोगों का कुल देवता का मंदिर गांव में होगा, दूसरे गांव के रहने वाले लोगों का कुल देवता का मंदिर दूसरे गांव में होगा। यह हो सकता है कि एक गांव के लोग, ठीक है, किसी पेड़ की पूजा करते हो, आराधना करते हो, और उनको मानना हो कि गांव के जो पूर्वज हैं वो इसी पेड़ पे निवास करते हैं, जो मृत आत्माएं हो चुकी हैं, और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, इसलिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं और इससे गांव में समृद्धि बनी रहे। यानी कि देखो, ये परंपरा जो है ये हजारों साल पुरानी है, कि किसी वंश या किसी कबीले के लोग, हो सकता है किसी विशेष जानवर को, किसी विशेष पक्षी को, किसी विशेष पेड़ को, या किसी प्राकृतिक वस्तु को, किसी पत्थर को अपना प्रतीक मान ले, अपना संरक्षक मान ले, प्रोटेक्टर मान ले, अपना पहचान चिन्ह बना ले उसको। आधार कार्ड तो था नहीं आज की तरह, था क्या? वोटर आईडी, आधार कार्ड कुछ नहीं था। तो इस बात की संभावना है, ठीक है, हो सकता है कि कोई क्लैन, कोई वंश, या कोई ट्राइबल ग्रुप है, कोई जनजातीय समूह है, या फिर कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, ठीक है, इस बात की संभावना है कि वो किसी जानवर को, या किसी पेड़ को, या किसी पक्षी को, या किसी प्राकृतिक वस्तु को, या किसी प्राकृतिक वस्तु को क्या मान ले? अपना संरक्षक मान ले, प्रोटेक्टर मान ले, है ना, इस बात की संभावना है। अपना पवित्र, अब जब वो संरक्षक मान लेगा तो क्या करेगा? उसे अपना पवित्र प्रतीक बना लेगा, और यही पवित्र प्रतीक आगे चल के किस चीज में बदल जाएगा? प्रतीक चिन्ह में बदल जाएगा। और हो सकता है कि इसी प्रतीक चिन्ह को उस कबीले के लोग एम्यूलेट या ताबीज के अंदर धारण करने लगे। इसी प्रतीक चिन्ह को वो लोग एम्यूलेट या ताबीज के अंदर धारण करने लगे, इस बात की संभावना है। तो जब इस तरह की प्रवृत्ति होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? टोटेमिज्म की। तो इस बात की संभावना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में ज़ूमॉर्फिज्म जैसी कोई मान्यता रही होगी, टोटेमिज्म जैसी कोई मान्यता रही होगी। और साथ ही साथ, जैसे मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स हैं, मोहरे, सील्स या मोहरे जो हैं, इस पे प्रतीक चिन्ह मिला है कि नहीं? हाँ, मिला है। तो वो प्रतीक चिन्ह दो चीजों को दिखा रहा है, या तो वो ज़ूमॉर्फिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को दिखा रहा हो, जैसे मैंने कहा यूनिकॉर्न का प्रतीक चिन्ह मिला है, यूनिकॉर्न, ज़ेबू बुल का प्रतीक चिन्ह मिला है। तो ये प्रतीक चिन्ह दोनों बातों को दिखा रहे हैं ना, कि ज़ूमॉर्फिज्म जैसी भी चीज हो सकती है या टोटेमिज्म जैसी भी अवधारणा हो सकती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो आईवीसी से मिले हैं इस तरह के साक्ष्य। अब जो तीसरा है वो है मानव आकृतिकरण, एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है समझो, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे इसको मैंने क्या कहा था? मानव आकृतिकरण। पहला पशु आकृतिकरण है, और ये क्या है? मानव आकृतिकरण। पशु आकृतिकरण और मानव आकृतिकरण। यानी कि देखो क्या है, जैसे मान लो कि हो सकता है आप किसी देवता में विश्वास करते हो, किसी गॉड में विश्वास करते हो, ठीक है, किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स में विश्वास करते हो, किसी एनिमल में आपका दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है, और आपने उसको क्या किया? ह्यूमन फॉर्म, मानवीय स्वरूप दे दिया। तो यही कहा जाता है एंथ्रोमॉर्फिज्म। इसे ही हम कहते हैं एंथ्रोमॉर्फिज्म। यानी कि इस बात की संभावना है ना, कि हम किसी गॉड में, किसी ईश्वर में, किसी एनिमल, है ना,
किसी जानवर के प्रति हमारी श्रद्धा हो, या किसी नॉन ह्यूमन बींग्स, कुछ भी हो सकता है, नॉन ह्यूमन बींग्स हो, है ना, इसमें हमारी श्रद्धा हो, या नॉन ह्यूमन थिंग्स हो, है ना, इसमें हमारी श्रद्धा, और अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर हम इसको किस चीज का रूप दे दे, एनिमल फॉर्म दे दे, सॉरी ह्यूमन फॉर्म दे दे। अगर हमने इसको क्या दे दिया, ह्यूमन फॉर्म दे दिया, तो ये हो जाएगा एंथ्रोमॉर्फिज्म। अगर एनिमल फॉर्म दे दिया तो हो जाएगा ज़ूमॉर्फिज्म। जैसे देखो, जैसे मान लो गॉड, जैसे गॉड में, जैसे मान लो कि अभी वर्तमान में हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो बिलीव इन गॉड शिवा। गॉड शिवा को मानते कि नहीं, गॉड शिवा, गॉड शिवा। तो ईश्वर निराकार है ना, और तमाम तरह की चीजें बताई गई हैं हमारे अद्वैत फिलॉसफी में भी। तो देखो हम गॉड शिवा को मानते हैं, तो गॉड शिवा को किस तरीके से, जैसे देखो बहुत सारे ऐसे सीरियल्स भी आते हैं, ये भगवान श्री राम में हम विश्वास करते हैं, तो महाभारत, रामायण, है ना, ये सारे सीरियल्स भी आते हैं। तो आप क्या देखोगे कि इन सीरियल्स में हमने क्या किया कि जो गॉड है उनको किस रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे भगवान श्री राम का अभिनय कोई व्यक्ति कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण का अभिनय कोई व्यक्ति कर रहा है, माँ दुर्गा का स्वरूप कोई स्त्री धारण कर रही है ना, तो हमने क्या किया, गॉड को कौन सा स्वरूप दे दिया, ह्यूमन फॉर्म। किसी एनिमल को भी हमने क्या किया, ह्यूमन फॉर्म दे दिया, है ना। जैसे नरसिंह का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं बताओ, नरसिंह के कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। ऐसी चीजों में जैसे मान लो कि शिवलिंग है ना, तो वो क्या है, शिवलिंग हमारी श्रद्धा का विषय है, तो उसमें हमने क्या किया कि एक स्टोन में हमने किसका निवास मान लिया, ईश्वर का निवास मान लिया। तो वहां पे हमने क्या किया, जो ह्यूमन फॉर्म है, मानव आकृति है, उसका निरूपण कर दिया उस पे, है ना। जैसे मान लो कि और भी कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे मान लो हमारे यहाँ सूर्य देवता, सन गॉड, अग्नि देवता, पवन देवता, जैसे अक्षरधाम मंदिर में वो म्यूजिक एंड लाइट शो होता है, वहां जाके आप देखेंगे, है ना। तो वो जो सूर्य देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, उन सबको किस रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ह्यूमन फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मानव आकृतिकरण कहते हैं। मेरी बात समझ गए। तो ये तीन चीजें हैं, यानी प्रकृति की जो भी शक्तियां हैं, जैसे सूर्य हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, इनका भी लोग मानवीकरण कर देते हैं। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का मानवीकरण, प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का मानवीकरण। जैसे एयर, एयर को हमने क्या कर दिया, वायु देवता बना दिया, है ना। वाटर, वाटर को हमने क्या कर दिया, जल देवता बना दिया, है ना। तो इस तरह की चीजें, तो देखो ये जो जल देवता, वायु देवता, इस तरह की संकल्पनाएं आएंगी वो वैदिक काल में आएंगी, लेकिन एंथ्रोमॉर्फिज्म में सिर्फ हम नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि गॉड को भी ह्यूमन फॉर्म में हम देख सकते हैं। जैसे एक आईवीसी में एक हमें 3 फेस्ड हॉर्न डेटी, है ना, का एक कॉन्सेप्ट मिला है, जो यौगिक पोस्चर, योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। तो उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज क्या है, एंथ्रोमॉर्फिज्म को दिखाती है। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में एक पीपल वृक्ष, जैसे हमें ये क्या हुआ है, इसका इंप्रेशन या चित्रांकन मिला है कि एक पीपल वृक्ष है और उस पीपल वृक्ष के नीचे 7 महिलाएं हैं, 7 विमेन हैं। तो इसको किस रूप में एक्सप्लेन किया जाए कि यार ये जो पीपल वृक्ष है, क्या ये कोई वृक्ष देवता है ना, क्या यहाँ पे प्रोटो शक्ति, है ना, शक्ति की संकल्पना या शक्ति गॉडेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट है। इस तरह की चीजों को लोग स्टडी करते हैं। मेरी बात समझ गए। तो इन सब चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म का स्वरूप है वो मतलब एग्जैक्टली ज़ूमॉर्फिज्म है कि टोटेमिज्म है कि एंथ्रोमॉर्फिज्म है, एग्जैक्ट कहने की जगह हम ये कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ रिलीजन वॉज अ मिक्स ऑफ ऑल 3। इन तीनों का क्या था, मिश्रित स्वरूप था। देखो ऐसे संतुलित उत्तर लिखा जा सकता है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें धर्म दिख रहा है, उस धर्म में, है ना, स्वरूप इस क्या है, इन तीनों का एक तरह से क्या है, मिश्रित स्वरूप है, मिक्स्ड रूप है। ज़ूमॉर्फिज्म भी है, टोटेमिज्म भी है और एंथ्रोमॉर्फिज्म भी है। इन सब के कुछ ना कुछ लक्षण हमें दिखते हैं। अच्छा देखो, सिंधु, जैसे हम वैदिक काल में जाएंगे, आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि यज्ञ, बलि, ऐसी चीजें लेटर वैदिक पीरियड में महत्वपूर्ण होने लगती हैं। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए,
उसके पहले जो खोन ट्राइब थी उन लोगों में ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव बलि या नर बलि की प्रथा मौजूद थी। अंग्रेजों ने उस मानव बलि या नर बलि को क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया, प्रतिबंधित किया। तो अब एक सवाल ये उठता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, आईवीसी पीपल थे, क्या यहाँ पर रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हैं, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, है ना, कर्मकांड और कर्मकांड एवं ऑफरिंग, जैसे हम गॉड को ऑफर करते हैं ना, ऑफरिंग का मतलब हो गया चढ़ावा, सेक्रीफाइसेस का मतलब हो गया बलि जैसी परंपरा। अच्छा, बलि में दो तरह की बलि, एक तो पशु बलि होता है, जैसे बकरे की बलि होता है ना, कहीं कहीं कुछ ट्राइबर्स में ह्यूमन सेक्रीफाइस भी देखा जाता है ना, ह्यूमन सेक्रीफाइस भी देखा जाता है, नर बलि भी देखा जाता है। और अगर ये सारी चीजें धर्म में आएंगी, है ना, रिचुअल और सेक्रीफाइसेस, कर्मकांड, चढ़ावा, बलि में पशु बलि या नर बलि, इस तरह की चीजें आएंगी, तो हम कहेंगे कि धर्म का स्वरूप, अगर धर्म में ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप कहोगे कि धर्म का स्वरूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। धर्म का स्वरूप कैसा हो जाएगा, जटिल, कर्मकांडों वाला हो जाएगा। यानी यहाँ कर्मकांडों की क्या हो जाएगी, प्रधानता हो जाएगी, ठीक है ना। और इन सब की प्रधानता के कारण धार्मिक रूढ़िवादिता जैसे तत्व विद्यमान हो जाएंगे धर्म में। अब सवाल ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म का स्वरूप क्या ऐसा था, रिचुअल, सेक्रीफाइस, कर्मकांड, चढ़ावा, बलि, पशु बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस, क्या स्वरूप जटिल था? आपका उत्तर क्या होगा? यानी देखो, अब यहाँ पे उत्तर भी आपका क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, क्योंकि लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, तो बड़ा बीच बचाव का हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। धर्म का स्वरूप क्या था? अब देखो क्या है, जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हमें इसका उत्तर देना होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत वैसे यूनिलीनियर तरीके से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जैसा ऑप्शनल की क्लासों में पिछले 7, 8, 10 साल से टीचर लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। टॉपिक और सब टॉपिक बेस्ड में भी हम पूरे मतलब हिस्ट्री के जो कोर एनालिसिस हैं उन सारे पॉइंट्स को लेके आ रहे हैं, और मोटिव ये है कि आप सेल्फ स्टडी करो पहले। और फ्री पढ़ा देने के बाद क्या मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा? ऑब्वियस है पढ़ाऊंगा। टॉपिक और सब टॉपिक बेस्ड है, मैंने कहा एक एक टॉपिक को आप सेल्फ स्टडी करो अगर आप ग्रेजुएशन में हो, और फिर उसके बाद जब हम प्रीमियम बैचेस लॉन्च करेंगे तो विद इन 3.5 months, है ना, 2.5 hour की क्लासेस लेके हम ऑप्शनल भी फिनिश करेंगे। बट वहां पे क्या होगा, मेरा फोकस क्या होगा कि क्लास में जैसे अभी आपने बेसिक चीज़ों को समझ लिया, तो इन कॉन्सेप्ट्स को वीव करके कैसे भाषा में लिखा जा सकता है, आपके आंसर और बेहतर हो सकते हैं, आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सिखाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। जैसे जीएस फाउंडेशन जब मैंने पढ़ा के डाला अपने यूट्यूब चैनल पे, तो कुछ लोगों को लगा कि यार सब पढ़ा के डाल दिया, आगे क्या पढ़ाएगा? ठीक है, मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ा के डाल दूंगा और दोबारा फिर हिस्ट्री ऑप्शनल यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, और मेरे लेक्चर रिपीट नहीं होंगे, कभी नहीं होते। एज इट इज कभी नहीं मिलेगा लेक्चर, है ना, कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस आपको मिलेंगे। तो देखिए, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये कि क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो एक कॉन्सेप्ट जो आप सभी लोगों को एक फैक्ट पता होगा, तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरुआत कर देता हूं। जैसे हम रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस की बात कर रहे हैं, तो हमें फायर ऑल्टर्स मिले हैं। फायर ऑल्टर्स को हम कहते हैं अग्नि वेदिकाएं कहते हैं। इसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं, ये सब आप लोगों को पता है। कालीबंगन से अग्निवेदिका का साक्ष्य मिला है, लोथल से मिला है, बनावली से मिला है ना, तो अग्निवेदिकाओं का साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, बनावली से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, बनावली से मिला है, हमें अग्निवेदिकाओं का साक्ष्य मिला है। अब देखो क्या है, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, ठीक है। तो देखो, ये जो अग्निवेदिकाओं का साक्ष्य मिला है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के सभी परिपक्व स्थलों से नहीं प्राप्त हुआ है। ये जो साक्ष्य मिला है ये बड़ा ही क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। ये बात आपको समझना है कि अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये साक्ष्य क्या है, सीमित हैं। ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के या संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के
कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये संपूर्ण सभ्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात कि ये जो अग्निवेदिकाओं का साक्ष्य मिला है, ये कुछ क्षेत्रों का तो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस तरह की अग्निवेदिकाएं समान रूप से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों से नहीं प्राप्त हुई है। यानी कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में अनुष्ठान होते थे, यज्ञ होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, या वैदिक कर्मकांड जैसी कोई प्रणाली विद्यमान थी या प्रथा थी, इस बात को निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता। तो ये आपका आंसर का अप्रोच हो गया कि यहां से जो अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं ये बहुत ही सीमित हैं, और इस आधार पर यह इस बात को आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा निष्कर्ष के जो बिंदु होते हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं आंसर में। तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक कर्मकांड जैसी प्रथा विद्यमान थी। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसकी मौजूदगी केवल और केवल कुछ क्षेत्रों में थी। अब देखो क्या है, अब एक बड़ा और मजेदार कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊं कि जैसे ये मैंने लिखा कि सेक्रीफाइस में बलि है ना, और बलि में मैंने क्या लिखा, पशु बलि और ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव बलि। अब इसकी भी एक स्टोरी है और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, पशु बलि और मानव बलि की जो कहानी है। और वो क्या है, तो देखो स्टोरी ये है कि एक पेड़ है, पीपल का पेड़ है ना, और उस पीपल के पेड़ के साथ 7 महिलाओं की, फीमेल अटेंडेंट्स की हमें एक आकृति प्राप्त हुई है। और ये जो 7 महिलाएं हैं, फीमेल अटेंडेंट्स हैं, है ना, यहां पे उनके हाथ में एक जार नुमा आकृति है, घड़ा नुमा आकृति है। तो एक तो ये आकृति का चित्रांकन हो गया, ये एक अलग साक्ष्य हो गया कि चित्र में हमें क्या दिखता है कि पीपल का पेड़ है, 7 महिलाएं हैं, उनमें से किसी एक महिला के हाथ में एक जार जैसी, जार नुमा, मिट्टी का बना हुआ जार है ना, ऐसी आकृति हमें प्राप्त हुई है। वही दूसरी तरफ एक साक्ष्य हमें प्राप्त होता है चनहुदड़ों से, और चनहुदड़ों से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो क्या है, जार है, मिट्टी का बना हुआ, और उस जार के अंदर एक ह्यूमन स्कल है, मानव की खोपड़ी है। और इस जार के अंदर जो मानव की खोपड़ी है, ह्यूमन स्कल है, ये 20 वर्ष की युवती का एक ह्यूमन स्कल है, 20 वर्षीय युवती की खोपड़ी है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इसको कुछ हिस्टोरियंस ने जोड़ दिया, कहा कि ये जो जार है इसके अंदर ये जो खोपड़ी है, क्या ये वही जार है जिसका चित्रांकन हमें मिलता है कि पीपल के पेड़ के नीचे 7 महिलाएं खड़ी हैं। तो देखो ये जो साक्ष्य है इसका नेचर क्या है कि ये बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। इसके आधार पर हम इस बात को नहीं कह सकते कि मानव बलि जैसे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हमें चनहुदड़ों से, ये बात सही है कि हमें चनहुदड़ों से एक मिट्टी का बना हुआ जार मिला है, मिट्टी का बना जार मिला है, और इस जार के अंदर से हमें एक मानव खोपड़ी मिली है, और ये मानव खोपड़ी जो है ये 20 वर्षीय युवती की है, 20 वर्षीय युवती की है। साथ ही साथ हमने वो पीपल के पेड़ वाला साक्ष्य बताया, बट ये साक्ष्य जो है ना बहुत ही सीमित साक्ष्य है और मान्य नहीं है। तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में, इस पूरी की पूरी संस्कृति में कठोर इस तरह के कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड विद्यमान थे, ये हम नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि लोकल लेवल पे, घरेलू स्तर पे हो सकता है कि कहीं पे घरेलू स्तर पे छोटे प्रकार का यज्ञ किसी ने किया हो। इस बात की संभावना है कि घरेलू स्तर पर छोटे प्रकार के यज्ञ, घरेलू स्तर पर छोटे प्रकार के यज्ञ, घरेलू स्तर पर छोटे प्रकार के यज्ञ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भाषा पे ध्यान रखना है आपको, सब लैंग्वेज गेम है। छोटे स्तर पर, घरेलू स्तर पर छोटे प्रकार के यज्ञ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन
इस बात को निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि यज्ञ कर्मकांड या वैदिक कर्मकांड जैसी चीजें संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में थी। इस बात को हम निश्चितता के साथ नहीं कह सकते। तो देखो, कुछ इतिहासकार जो होंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता को यज्ञ कर्मकांड या कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेसेस वो ढूंढ निकालेंगे जिससे वो वैदिक कर्मकांड के साथ जोड़ के दिखाने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिंदू कल्चर के रूप में साबित कर दिया जाए कि यहाँ पे हिंदू संस्कृति जैसी चीजें थी। तो देखो क्या है, ये ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जो हिंदू संस्कृति है, इसी की पूर्वज है। ये बात हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से एक और मूर्ति हमें मिली है जो टेराकोटा की मदर गॉडेस की प्रतिमा है, मातृदेवी की मूर्ति है, जो मैंने अभी दिखाया हुआ था इमेज में आपको। टेराकोटा की बनी हुई मदर गॉडेस या मातृदेवी की मूर्ति, मदर गॉडेस या मातृदेवी। तो ये जो छोटी सी मूर्ति है मदर गॉडेस, ये भी तो कुछ संकेत करती है, और संकेत क्या है, तो हो सकता है, इस बात की संभावना है कि घरेलू स्तर पर फर्टिलिटी कल्ट इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा हो। फर्टिलिटी कल्ट जिसको हम कहते हैं उर्वरता से जुड़ा हुआ है ना, जो एक कह सकते हो कि पवित्र संधान है, उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा हो, है ना, और समाज में महिलाओं को भी आराध्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता हो। इस बात की एक संभावना बनती है। अच्छा, लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानना हो तो एक और इंडिकेटर हो सकता है, और वो इंडिकेटर क्या हो सकता है, बरियल प्रैक्टिसेस, शवाधान की प्रणालियां। एक ये अगला इंडिकेटर हो सकता है कि बरियल प्रैक्टिसेस या शवाधान की प्रथाओं को या शवाधान की प्रणालियों को देखकर भी हम लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में एक अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के धार्मिक विश्वास कैसे थे। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सब महत्वपूर्ण स्थल पर जो ग्रेव्स हैं, कब्र हैं, जब इनको ठीक ढंग से स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो भी रिचुअल साइट्स हैं, है ना, शवाधान के स्थल हैं, इन सब में एक प्रकार की एक रूपता है। यानी बरियल प्रैक्टिसेस, शवाधान की जो प्रथा है, इसमें के जो ग्रेव्स हैं या कब्र हैं, इन सब में एक प्रकार की एक रूपता है। एक रूपता होने का मतलब यह है कि शवाधान की प्रणालियां लगभग एक जैसी थी और बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन, बदलाव या विचलन देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज, कब्रों के अंदर, सभी कब्र के अंदर वस्तुएं नहीं मिली हैं, कुछ कब्र के अंदर वस्तुएं मिली हैं जिसको हम ग्रेव ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, कब्र के अंदर प्राप्त की जाने वाली वस्तुएं। अच्छा, जिन कब्रों के अंदर ये वस्तुएं मिली हैं, ये वस्तुएं बहुत ही लिमिटेड या सीमित हैं। जैसे मान लो कोई मिट्टी का बना हुआ पॉट मिल गया, उसके अंदर कुछ आपने रख दिया, तो कब्र के अंदर सीमित वस्तुएं रखी थी, है ना। ऐसा नहीं है कि कब्र के अंदर जैसे मान लो उसकी BMW, मर्सिडीज, उसके बाइक, है ना, उसके सारे ज्वेलरी रख दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं मिला है। कब्र के अंदर सीमित वस्तुएं मिली है। रही बात लोगों को जलाकर दफनाने की परंपरा, जैसे दाह संस्कार जिसको कहते हैं, तो दाह संस्कार का कोई हमें बहुत ही उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलता है। तो लोगों को दफनाया जाता था, दफनाने की जो प्रणालियां थी वो लगभग मिलती जुलती थी। सामान्य प्रकार के कब्र हैं, कुछ कब्र ऐसे हैं जिनमें कुछ वस्तुएं भी मिली हैं, लेकिन ये वस्तुएं बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही सीमित हैं। हालांकि अगर कब्र के अंदर वस्तुएं रखी गई हैं, भले ही ये वस्तुएं सीमित हैं या मात्रा में कम हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि कब्र के अंदर वस्तुओं को रखे जाने की प्रथा किस चीज को दिखला रही है, कहीं ना कहीं लोगों की इस मान्यता को दिखला रही है कि मृत्यु के बाद भी शायद जीवन जैसी कोई चीज रही होगी, लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसी किसी मान्यता लोग शायद ऐसा मानते हो, और जो लोग ऐसा मानते हो वो कब्र के अंदर कुछ वस्तुएं रख देते हो। यानी कि परलोक की अवधारणा भी प्रतीकात्मक रूप से हमें समझ में आता है कि लोगों के पास थी। मेरी बात समझे? तो ये जो मैंने डायमेंशंस, जो आयाम डिस्कस किए, इससे आपने क्या समझा?
इससे आपने ये समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला है, कला के जो छोटे छोटे नमूने हैं जो अलग अलग स्तरों पे प्राप्त हुए हैं, इन नमूनों को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म का स्वरूप था वो कैसा था? डिसेंट्रलाइज्ड था, विकेंद्रीकृत था। जैसे प्रशासन के बारे में हम जानते हैं कि प्रशासन का स्वरूप कैसा था? डिसेंट्रलाइज्ड था। वैसे ही धर्म का स्वरूप भी क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। और हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का स्वरूप संस्थागत नहीं था, इंस्टीट्यूशनल नहीं था। धर्म एक मॉन्यूमेंटल नेचर का नहीं था, बृहद स्वरूप का नहीं था। बिग टेम्पल्स, बड़े महल नहीं है, है ना। धर्म कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई धार्मिक व्याख्याएं नहीं है। इस तरह की धार्मिक रूढ़िवादिता, जटिलता, या राज्य कोई बड़े स्तर पे यज्ञ करा रहा हो, इस तरह की हमें इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं, उस पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम प्रोटो वैदिक या प्रोटो हिंदू कल्चर था, इस तरह का भी इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। यानी कि इन साक्ष्यों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये वैदिक संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति थी या फिर हिंदू संस्कृति की ही पूर्वज थी। इस बात को भी कहने में क्या है? कठिनाई है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म है वो एक मिश्रित स्वरूप का है, जहां हमें एनिमिज्म भी दिखता है, टोटेमिज्म भी दिखता है, जहां हमें जूमॉर्फिज्म भी दिखता है, जहां हमें एंथ्रोमॉर्फिज्म भी दिखता है, जहां हम नेचर वर्शिप, प्रकृति की शक्तियों की पूजा के भी कुछ नमूने हमें मिल जाते हैं। जैसे पीपल पेड़, ये क्या है? नेचर ऑब्जेक्ट है, इसका पूजा हम कह सकते हैं, है ना। थोड़े बहुत लिमिटेड लेवल पे हमें सेक्रीफाइसेस के भी साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन ये क्या है? क्षेत्रीय रह है। अच्छा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार वाणिज्य कहाँ से था? मेसोपोटामिया से था। अभिलेखीय साक्ष्य की बात मैं इसके पहले की क्लास में कर चुका हूं। तो देखो, जहां से आपका फ्रीक्वेंट ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, व्यापार वाणिज्य की दशाएं जहां बेहतर होंगी, जहां से आपका निरंतर व्यापारिक संबंध होगा, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मतलब आईवीसी की विशिष्टता का प्रभाव मेसोपोटामिया पे आ जाए और मेसोपोटामिया की विशिष्टताओं का प्रभाव आईवीसी पे आ जाए। संभव है इस बात की। जैसे जो प्रीस्ट किंग है, पुरोहित राजा, जो स्टोन स्टैचू आपको दिखा है, तो जब प्रीस्ट किंग का एनालिसिस हिस्टोरियंस करते हैं, यही है ना प्रीस्ट किंग, तो वो कहते हैं कि इसकी जो बियर्ड है, इस बियर्ड, ये जो बियर्ड है, ये दाढ़ी रखने का जो स्टाइल है, ये मेसोपोटामियन स्टाइल है। तो अब फिर कंफ्यूज हो गए कि भाई मेसोपोटामियन स्टाइल है ना, तो ये कौन है आदमी? तो पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि मेसोपोटामिया के साथ फ्रीक्वेंट ट्रेड एंड कॉमर्स से लगातार निरंतर व्यापार वाणिज्य है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट जरूर रहा होगा, है ना। तो ये बियर्ड पे दिखता है इम्पैक्ट। एक और बात हमें समझनी है, क्या ये प्रीस्ट किंग था? तो मैंने कहा प्रीस्ट किंग को एग्जैक्ट प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट या किंग के रूप में स्वीकारने में भी क्या है? कठिनाई है। ये भी तो संभावना है कि मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, व्यापार वाणिज्य हो रहा है, तो मेसोपोटामिया का ये कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, बहुत बड़ा मतलब ट्रेडर हो, मर्चेंट हो, अंबानी अडानी जैसा, है ना, और उसी की स्टोन स्टैच्यू हो। तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, है ना। कुछ लोगों ने प्रीस्ट किंग कह दिया, कुछ लोगों ने प्रीस्ट समझा, कुछ लोगों ने किंग कहा, बट वो सेंट्रलाइज स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा यार ये तो अंबानी अडानी जैसा कोई बड़ा व्यापारी भी हो सकता है। संभावना तो इस बात की भी है। तो देखो, इंटरप्रिटेशंस हैं हिस्ट्री के, तो ये सारे के सारे क्या है? इंटरप्रिटेशंस। और मतलब बरियल प्रैक्टिसेस को देख के, है ना, शवाधान की प्रणालियों को देख के भी हम ये अंदाजा लगाते हैं कि डाइवर्सिटी के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता में एक रूपता के कुछ तत्व दिखते हैं और रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी, धार्मिक जटिलता इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये बात आप समझ गए। यानी कि भव्य कलात्मक स्वरूप का अभाव। अगर हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिखें तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कला, धर्म के भव्य कलात्मक स्वरूप का अभाव हम ऐसे लिख सकते हैं। धर्म के संस्थागत स्वरूप का अभाव, धर्म के संस्थागत स्वरूप का अभाव, इस तरह की बात हम लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े मंदिर या बड़ी आकार की मूर्तियां नहीं मिली हैं, है ना। तो यहाँ पे धर्म का स्वरूप कैसा है? विकेंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है।
यहाँ पर और क्या ज्यादा दृष्टिगोचर होता है, तो हम कहेंगे कि धर्म में जो क्षेत्रीय प्रभाव है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण दिखते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड सेक्रीफाइसेस जो हैं, जिसको हम कहते हैं राज्य प्रायोजित यज्ञ, स्टेट स्पॉन्सर्ड सेक्रीफाइसेस। तो राज्य प्रायोजित जो यज्ञ हैं या अनुष्ठान हैं, इनकी न्यूनता मतलब है ना, ये नहीं दिखते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। न्यूनता का मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल है ना। और धर्म के स्वरूप को जब हमने स्टडी किया तो यहाँ पे एक उसका प्लूरलिस्टिक फीचर दिखता है, सामाजिक बहुलता वाला पक्ष भी दिखता है ना। मेसोपोटामियाई प्रभाव या बाहरी प्रभाव को हम किस रूप में ले सकते हैं, तो धर्म पर बाहरी प्रभाव को बहुत सीमित अर्थों में समझा जा सकता है। तो धर्म पर जो बाहरी प्रभाव है, बाहरी प्रभाव का मतलब ब्रैकेट में आप यहां लिख दीजिएगा मेसोपोटामिया, है ना। तो धर्म पर बाहरी प्रभाव को बहुत सीमित अर्थों में, बहुत लिमिटेड फॉर्म में, सीमित अर्थ में समझा जा सकता है, ठीक है। और क्या है, यानी कि सील या मोहरों पर जो पशु आकृतियां हैं, एक और पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो कि मोहरों पर पशु आकृतियां प्लस जो मृण मूर्तियां हैं या जो ताबीज या लॉकेट जो है, जिसको हम एम्यूलेट्स कहते हैं, इस पर जो इम्प्रेशंस बने हुए हैं या चित्रांकन बने हुए हैं, इन सब को देखकर, या फिर जो हमें छोटी मूर्तियां मिली है, चाहे वो स्टोन पत्थर की बनी हो या फिर धातु की बनी हो, धातु में चाहे वो तांबे की बनी हो चाहे वो कांसे की बनी हो, तो जब हम इनको देखते हैं तो हमें धर्म के एक मिश्रित स्वरूप का भी आभास होता है। और जब हम मिश्रित स्वरूप या मिक्स की बात कर रहे हैं, तो मिश्रित स्वरूप के लक्षण में हम किन किन चीजों को देख सकते हैं, तो यहाँ आप देवनागरी में लिख सकते हैं कि जोमॉर्फिज्म है ना, और टोटेमिज्म, ऐसे आप देवनागरी में लिख लीजिए, टोटेमिज्म या एंथ्रोफॉर्मिज्म या एनिमिज्म, है ना। इस तरह की चीजें हमें दिखती हैं। तो धर्म के एक मिश्रित स्वरूप की हमें जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म है वो कैसा धर्म है, तो वो क्षेत्रीय विविधता, या हम कह सकते हैं कि रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विविधता वाला धर्म है। और जब हम क्षेत्रीय विविधता का धर्म कहते हैं, यानी कि यहाँ पे धर्म का स्वरूप एक रूप और केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें बहुपक्षीय या क्षेत्रीय प्रभाव अधिक वो है। और लास्टली आपको ये भी बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म है, आईबीसी का जो धर्म है, इसमें वैदिक धर्म का प्रोटोटाइप इसे नहीं समझा जाना चाहिए, ठीक है। या फिर इसे हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रोटोटाइप को समझे जाने में भी ऐतिहासिक व्याख्या की चुनौतियां हैं। मतलब इस रूप में समझे जाने में भी जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस हैं, वो इस व्याख्या को बहुत मतलब व्यवस्थित रूप से नहीं स्वीकार करते। तो ये बात आप समझ गए। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धर्म। तो जब हम मुख्य परीक्षा, जैसे क्या है कि आमतौर पे जब हम साक्ष्यों को पढ़ते हैं, जैसे जीएस में, तो जीएस में आप प्रीस्ट किंग कहाँ से मिला है, पुरोहित राजा कहाँ से मिला, यही तो है पुरोहित राजा की संकल्पना। जैसे आपको थोड़ा सा बेसिक चीज बता दूं जो आप नॉर्मली क्लासेस में पढ़ते हो, कि आप पढ़ते हो कि ये जो पुरोहित राजा मिला है, प्रीस्ट किंग कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। बना हुआ किस चीज का है, तो ये पत्थर का बना हुआ है, ऐसे पढ़ते हो ना, है ना, स्टोन का बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। ये सब बिल्कुल नहीं याद रखना है कि कितना ऊंचा है, बस छोटा है 17 सेंटीमीटर का, इतना ध्यान रखना है। अच्छा देखो, ये जो स्टोन स्टैचू मिला है, इसका केवल इसका जो लोअर पार्ट है, निचला भाग, ये हमें नहीं मिला है। इसका जो निचला भाग है स्टोन स्टैचू का, ये क्या है, अनुपस्थित है, नहीं मिला है। अच्छा, चेहरे को जब हम देखते हैं, इस
इस प्रीस्ट किंग के जब हम चेहरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी खास व्यक्ति के चेहरे को देख के बहुत ध्यान से बनाया गया हो, इस तरह का चेहरा हमें ये प्रतीत होता है। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत चित्रांकन, है ना, जैसे किसी व्यक्ति के चित्र को हमने उकेरा हो। अच्छा, यही बात नहीं है, ये जो स्टोन स्टैच्यू मिला है इसका ये तो फ्रंटल पोर्शन हो गया। अब ये बैक पोर्शन देखो, तो इसको पीछे से भी हम विजिबल कर सकते हैं, पीछे से भी इस पत्थर की मूर्ति को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो क्या ये विजिबल है पीछे से, हाँ ये पीछे से भी विजिबल है। यानी इसमें कहीं ना कहीं वो जो हम कहते हैं ना कि 3D इफेक्ट जैसी चीजें दिख रही हैं, तो हाँ 3D इफेक्ट जैसी चीजें दिख रही है क्योंकि ये पीछे से भी विजिबल है। तो यहाँ पे 3D प्रभाव भी हमें दिख रहा है जब हम उसको चारों तरफ से देख सकते हैं। अच्छा, जो इस प्रीस्ट किंग के जो वस्त्र हैं, चित्र में तो उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा, तो ये जो वस्त्र हैं, है ना, ये जो हिस्टोरियंस ने अपना इंटरप्रिटेशंस दिया, उसने कहा कि 3 लेयर्स के क्लॉथ्स हैं। जैसे आप शादी में शेरवानी वगैरह पहनने जाते हो या आप ब्लेजर कोट वोट पहनते हो तो उसमें कपड़ों के कई लेयर होते हैं, तो ऐसा कहा गया कि ये 3 लेयर्स के क्लॉथ हैं। यानी कि ये कोई हम लोगों जैसा गरीब आदमी नहीं था, है ना, कोई बहुत अमीर आदमी रहा। ये 3 लेयर्स के क्लॉथ हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्लॉथ हैं। और दाढ़ी का स्टाइल जो है ना इसका, बियर्ड का, ये भी कहाँ वाला है, मेसोपोटामिया वाला है। तो कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि मेसोपोटामिया का अंबानी तो नहीं है ना, इस तरह की भी बातें लोगों ने कही। कुछ लोगों ने प्रीस्ट किंग कहा, है ना, कुछ लोगों ने पुजारी कहा, पुजारी था, है ना, कुछ लोगों ने राजा कहा। तो किसी ने पूछा अच्छा यार पुजारी या योगी इसको क्यों कह रहे हो, तो कह रहे ध्यान की अवस्था में है, इसकी आंखें आधी आधी ऐसे ऐसे खुली हुई हैं, जैसे मोदी जी की एक गुफा में बैठी हुई पिक्चर है ना, ठीक वैसी कि आंखें आधी खुली हुई हैं। तो भाई आंखें आधी खुली हुई हैं, ध्यान की अवस्था में है, तो ऐसा कह देने से ये योगी थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहा गया। तो एक तो साक्ष्य ये है ना, तो धर्म की व्याख्या करने में इस तरह के साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बेसिस पे हम धर्म की व्याख्या कर सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की। तो ये बात आप समझ गए ना। तो ये हुआ इसका एक पक्ष। अब हम आते हैं दूसरे पक्षों में, ठीक है। चलिए, तो आपने इस पक्ष को समझा सिंधु घाटी सभ्यता के। अब इसी तरह से मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। तो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ब्रॉन्ज, कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है और ऊंचाई उसकी 10.3 सेंटीमीटर है। जैसे इस कांसे की मूर्ति को भी देखते हैं, लेकिन ये चलो ये है कांसे की मूर्ति, है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है कि डांसिंग गर्ल इन ब्रॉन्ज, है ना, कांसे की मूर्ति। अब इसके देखो राइट हैंड को, जैसे ऐसे तो राइट लेफ्ट उल्टा, जैसे ये क्या है, इसका राइट हैंड है। इस पोस्चर में अगर आप देखेंगे ये इसका लेफ्ट हैंड है। तो इस कांसे की मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 10.3 सेंटीमीटर। केवल और केवल इसकी ऊंचाई कितनी है, 10.3 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा ना कि स्मॉल आर्ट फॉर्म्स हैं, 10.3 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या है, ये बनी हुई किस चीज की है, कांसे की, ब्रॉन्ज की, जो कि क्या है, एक एलॉय है या मिश्र धातु है। और क्या है, इसका दाहिना हाथ, यही तो है राइट हैंड, ये कहाँ है, कमर पे। इसका जो बायां हाथ है लेफ्ट हैंड, ये कहाँ है ना, इसके पैर या जांग पे है। देखो बायां हाथ कहाँ है, जांग पर है। अच्छा, इसके दोनों पैर क्या हैं, अलग अलग है, कुछ पोस्चर ऐसा है। इसने वस्त्र पहना है कि नहीं, नहीं वस्त्र नहीं पहना है, ये न्यूड है ये मूर्ति। और हम क्या देख रहे हैं, ये जो इसका बायां हाथ है, इसमें इसने पूरे हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। यानी बाएं हाथ में पूरी क्या है, चूड़ियां है ना, कई सारी चूड़ियां है। अच्छा, यहां पे भी चेहरा क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब जैसे किसी को देख के, है ना, आपने बना दिया कुछ इस तरह से। तो व्यक्तिवाचक का मतलब ये है, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, जैसे इसकी मुद्रा को अगर हम देख रहे हैं तो देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये जो डांसिंग गर्ल है, इसके हाव भाव भंगिमा को देखकर हम कह सकते हैं इसमें चंचलता है, आत्मविश्वास है, चुनौती देने की भावना है। ऐसा हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है ना। इसी तरह से एक और कांसे की मूर्ति मिली है ना, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से।
और भी दूसरी मूर्ति कलाओं के अवशेष हमें मिले हैं, छोटी मोटी कई ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अंतिम संस्कार, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराएं, अग्निकुंड, इन सब चीजों से जोड़ के कैसे हम देख सकते हैं। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। अब इसमें देखो क्या है, अब मैं आपको थोड़ी सी इतिहास दृष्टि की बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में जो इतिहास दृष्टि है वो क्या है, इतिहास दृष्टि क्या है, तो इसमें इतिहासकारों के वर्ग को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। जो पहला हिस्सा इसका है, फर्स्ट पार्ट, पहला हिस्सा है, इसमें हम किन इतिहासकारों को रखें, तो प्रारंभिक उत्खननकर्ताओं को रख लेते हैं, है ना। जो पहला भाग है इसमें हम रख लेते हैं प्रारंभिक उत्खननकर्ताओं, प्रारंभिक उत्खननकर्ताओं और आरंभिक इतिहासकारों को। फर्स्ट में हमने रख लिया प्रारंभिक उत्खननकारों और आरंभिक इतिहासकारों को, और दूसरी कैटेगरी में हमने बाद के इतिहासकारों को रख लिया। यहां हमने बाद के इतिहासकारों को रख लिया। जैसे जब हम प्रारंभिक इतिहासकारों की बात करेंगे तो उसमें एक नाम जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एक और नाम लिख सकते हैं मार्टिमर व्हीलर, शॉर्ट में लिख देते हैं व्हीलर, और भी इतिहासकार हैं। बाद के इतिहासकार में हम परपोला का नाम लिख सकते हैं, है ना, रत्नाकर का नाम लिख सकते हैं, पोशेल का नाम लिख सकते हैं, केनोवर का नाम लिख सकते हैं, ऐसे कई सारे इतिहासकार हैं। तो देखो, जो प्रारंभिक इतिहासकार हैं, इन्होंने जब अपना एक्सप्लेनेशन दिया तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ पे जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन था, कला की परंपरा थी, वो स्मॉल स्केल की थी, छोटे स्तरों की थी, है ना। लेकिन इसको बताने के साथ साथ उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था, जो संस्कृति थी, इसको कहीं ना कहीं साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में प्रचलित दूसरी धर्म या संस्कृतियों से जोड़ के ज्यादा दिखलाया, यानी यहां पे बाह्य प्रभाव ज्यादा दिखलाया गया। दूसरी तरफ जो बाद के इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त, है ना, छोटी छोटी चीजों का बड़ा ही सूक्ष्म अन्वेषण किया। शिल्प कला के विभिन्न नमूने जो हैं उनका सूक्ष्म अन्वेषण किया, है ना। अच्छा, बाद के काल में क्या होगा, हमारे पास पुरातात्विक सामग्री भी ठीक ठाक हो जाएगी, नए पुरातात्विक स्थल होंगे। तो इन्होंने ये अध्ययन किया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमें विविधता दिखती है, जो भी हमें क्षेत्रीय विविधता या क्षेत्रीय प्रभाव जो है, ये ज्यादा दिखता है, बाहर का प्रभाव जो है ये कम मात्रा में है। अच्छा, बाद के इतिहासकार जब अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्री हड़प्पा कल्चर, अर्ली हड़प्पा कल्चर, मैच्योर हड़प्पा कल्चर, इस सांस्कृतिक निरंतरता के मतलब दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधता के तत्वों के आधार पर इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, और वो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म है वो कैसा रहा है, बहुकेंद्रित रहा है, मिश्रित स्वरूप का रहा है, एनिमिस्टिक रहा है ना। क्षेत्रीय रूप से यानी क्षेत्रीय स्तरों पर जो परिवर्तन और निरंतरता के तत्व हैं, है ना, वो हमें दिखते हैं। क्षेत्रीय स्तरों के जो मतलब रीजनल लेवल पे जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा विजिबल है ना। यानी कि ये क्या था, बहुस्थानीय धर्म था सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। जैसे अग्निकुंड, लोथल, कालीबंगन कुछ ही जगहों से मिला है ना। जैसे वो जार जो है जिसमें ह्यूमन स्कल है, वो केवल चनूदड़ों से मिला है ना। मोहनजोदड़ो से हमें वो प्रीस्ट किंग मिला है। तो क्षेत्रीय अग्निकुंड, घरेलू मूर्तियां, दफनाने की प्रणाली, शवाधान की प्रणालियां, इन सबको देखकर यहाँ पर केंद्रीकृत कहना या वैदिक संस्कृति के प्रोटोटाइप के रूप में कहना या हिंदू कल्चर या हिंदू रिलीजन के प्रोटोटाइप के रूप में कहना बहुत तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पारिस्थितिकीय, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों का परिणाम था। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। आमतौर पे आप जीएस में भी सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्शन में भी आपने पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा ये क्या हो गया कि आपने जब इन पॉइंट्स को अपने आंसर्स में जगह देंगे तो आपको जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न दिखे वहां इन कुछ बेसिक पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना ही करना है ना।
तो अलग अलग सेंटेंसेस में जैसे 30, 40, 50 वर्ड्स में भी अगर इन डायमेंशंस को आपने इंक्लूड कर दिया कि बहुस्थानीय था, क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराएं ज़्यादा प्रभावशाली थी, केंद्रीकृत स्वरूप नहीं था, संस्थागत नहीं था, है ना, मिश्रित स्वरूप था, जोमॉर्फिज्म, एंथ्रोमॉर्फिज्म, जब इस तरह की बात बताते हैं तो फिर जो आपकी कॉपी इवेलुएट कर रहा होता है उसको ये बात समझ में आती है कि ऑप्शनल का ये एक अच्छा स्टूडेंट है और आपकी कॉपी दूसरे स्टूडेंट से अलग होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब भी आप जैसे स्ट्रैटेजी, जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऑब्वियस है हम दूसरे से सजेशंस लेते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, उनकी गाइडेंस होती है। क्लास में हमारे जो टीचर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ हमें बताते ही रहते हैं। जैसे हर क्लास में मैं भी थोड़ी बहुत बातें आपको बताता रहता हूँ, एनलाइटन करता रहता हूँ। तो देखो क्या होता है, सबकी बात सुनने के बाद एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। जैसे अगर आपने ऑप्शनल की क्लास कर ली, कोई भी क्लास कर ली, है ना, 8 to 10 डेज जो भीड़ है, भीड़ से अलग अपने आप को रखो। भीड़ से अलग रख के आप सेल्फ इवेल्युएशन करो कि हमने जो अब तक पढ़ा उस पढ़ाई का हमें क्या लाभ है, हम कितने सक्षम हो पाए। जैसे ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल आपका हो, आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली, नोट्स पढ़ लिए, बट किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक या किसी भी सब टॉपिक के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है आंसर लिख पाने का। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं और इसका उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन यही है कि हमें वो जल्दीबाजी वाली रैट रेस में नहीं शामिल होना है। इस चैनल पे हिस्ट्री ऑप्शनल की वीडियो डालने का मोटिव मेरा यही है कि आपने चैप्टर 1 स्टार्ट किया, मैपिंग नहीं करा पा रहा हूं अभी, उसके पीछे एक और रीज़न है कि मैपिंग की क्लासेस थोड़ी इंटरेक्टिव होती हैं। तो जब ये वीडियोस पूरी अपलोड हो जाएंगी तो फिर मैं आपको सूचित करूंगा और फिर इंटरेक्टिव क्लासेस में मैं मैपिंग करवाऊंगा जितने बच्चे मतलब जुड़ पाएंगे हमसे। तो इसीलिए मैपिंग को मैंने रोका भी है और स्टोन एज वाले टॉपिक को भी रोका हुआ है। तो मूल कारण ये है। तो देखो क्या है, एक एक टॉपिक सब टॉपिक आप पढ़ते जाओ, धीरे धीरे आप पाओगे कि पूरे सिलेबस पे आपने कमांड बना लिया और बहुत शानदार कमांड बना लिया, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी भागम भाग के आप मेंस में अच्छे नंबर भी पाओगे, है ना। तो तैयारी जो है ना, किसी भी चीज़ को सीखना, ये ग्रेजुअल क्रमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि 6 to 8 मंथ्स में कोई चमत्कार हो जाएगा। हाँ, 1-2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कई बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं साल भर की तैयारी में, बट ये कोई थंब रूल नहीं है। जो जल्दीबाजी की तैयारी करता है, अगर वो पहली बार में, अगर मान लो उसने चलो प्रीलिम्स कर लिया, इंटरव्यू में फेल हो गया, तो कई बार ऐसा भी होता है कि इसके बाद फिर मतलब मेंस लिखने का मौका नहीं मिल पाता है ना। कई बार लोग पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो उस चुनौती को नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि अपनी तैयारी ठीक रखनी है, संतुलित रखनी है, और जितने भी जीएस के मॉड्यूल्स हैं सब पे मतलब एवरेज कमांड बना के रखना है। ऑप्शनल के जो भी पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, ऐसा नहीं कि आप कहें कि हमें मॉडर्न इंडिया अच्छी आती है, एंशिएंट अच्छी नहीं आती है। सब अच्छा आना चाहिए, सब पे आपका एवरेज कमांड होना चाहिए। तो एवरेज कमांड जो होगा अगर हर मॉड्यूल पे और ऑप्शनल पे, तो ये एवरेज कमांड ही आपको टॉपर बनाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने तो सोचा था कि आज की क्लास में धार्मिक और सामाजिक जीवन हम दोनों पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन हमें धार्मिक जीवन पे ही रोकना पड़ेगा। फिर अगली क्लास में मैं सामाजिक जीवन पे विस्तार से चर्चा करूंगा। चलिए, आप सभी का धन्यवाद।